Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे यूट्यूब चैनल पे रिक्वेस्ट रिसीव हुई है कि पीरियड के दौरान जो दर्द होता है, जो पेन होता है ना, तो इसके बारे में बात की जाए, इसके बारे में बताया जाए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो पीरियड के दौरान दर्द होता है, मेंसेस के दौरान या मेंसेस से पहले, मेंसेस के बाद में, ये जो दर्द होता है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं। इसी तरीके से इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं, किन कारणों से, किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में ये जो दर्द होता है ये होता है ना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं या फिर डिस्मेनोरिया जिसे हम कहते हैं, तो ये क्यों होता है। उसरे तम्स, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके लिए जो टर्म आती है उसरु तम्स के नाम से जानते हैं इसको, है ना। तो बेसिकली इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसी तरीके से इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको एक्चुअली डिस्मेनोरिया है या नहीं है ना। ये तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर वे में सही से सारी इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको जो है मेंसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो आपको क्या घबराने की ज़रूरत है, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको हर पीरियड के दौरान दर्द होता है तो फिर क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे, इसकी वजह से आपके अंदर क्या अवारिज़ात आएंगे, इसकी वजह से आपके अंदर और कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के नाम से जानते हैं, क्रैम्प्स के नाम से भी जानते हैं, और डिस्मेनोरिया इसके लिए जो मेडिकल की टर्म होती है वो डिस्मेनोरिया होता है। क्या होता है कि ब्लीडिंग से पहले एक या 3 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है पेन होना, लोअर एब्डोमेन में बेसिकली पेन होता है, और पीक पर होता है जब इसका ऑनसेट होता है पीरियड का, तो उसके 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक काफ़ी ज़्यादा पेन जो है वो हाई होता है, तेज़ी के साथ होता है। फिर उसके 1 से 2 दिन या मोस्टली 3 दिन के बाद वो पेन जो होता है वो सबसाइड हो जाता है। 2 से 3 दिनों में वो पेन आमतौर पे सबसाइड हो जाता है। तो ये एक ये जो है हो गई बात कि क्या होता है बेसिकली डिस्मेनोरिया, और इसी तरीके से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं ये क्या होता है। ये ओसरेटम्स जो होता है इसी को हम लोग ओसरेटम्स के नाम से जानते हैं कि बहुत सारी फीमेल, बहुत सारी हमारी जो समझ लीजिए कि लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं, बहुत सारी माएँ और बहनों में इस तरह की परेशानियां देखने को पाई जाती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि एवरी मंथ उनकी जो है साइकिल में डिस्टरबेंस होती है, और उनका अगर स्कूल है तो स्कूल डिस्टर्ब हो जाता है, वर्क है उनका तो वर्क डिस्टर्ब हो जाता है, जो भी प्रोफेशनल लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं 3-4 दिनों तक उनकी डिस्टर्ब रहती है, पूरा एक हफ्ता कुछ लोगों में पूरा चला जाता है। एवरी मंथ इस तरह की परेशानियां उनकी होती हैं और ये धीरे धीरे फिर बढ़ती चली जाती है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये किसको कहते हैं हम लोग ओसरेटम्स। ओसरेटम्स जो है बेसिकली क्या होता है, या फिर आप डिस्मेनोरिया कह लीजिए, डिस्मेनोरिया क्या होता है, या फिर आप कह लीजिए कि ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं ये क्या होता है। ये समझ में आ गया आपके। सिम्टम्स की हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये। तो एक तो बात मैंने आपको बताई कि 1 to 3 डे बिफोर, है ना, आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के स्टार्ट होने से 1 से 3 दिन पहले आपको पेन होना स्टार्ट होगा लोअर एब्डोमेन में। उसके बाद जब पीरियड आ जाएगा, जब ऑनसेट होगा, तो 24 घंटे तक ये जो दर्द होगा, जो पेन होगा, जो एक होगा, वो पीक पर होता है। और 24 घंटे के बाद 2 से 3 दिनों में वो पेन आपका सबसाइड हो जाता है, ये हल्का होता चला जाता है। तो ये पूरा जो है एक खास सिम्टम है इसका, डिस्मेनोरिया का, है ना। इसी तरीके से ये जो पेन होता है, थ्रोम्बिंग पेन होता है और क्रैम्पिंग पेन होता है ना। क्रैम्प होते हैं इसमें चूंकि जो है, और जो है थ्रोम्बिंग पेन होता है एक तरह से। ये समझ लीजिए कि आपको जब स्टार्ट होने वाला होता है पीरियड आपका, तो
ये डल पेन जो होता है, हल्का हल्का डल पेन वो होने ही लगता है और मुस्तकिल वो रहता है, जाता नहीं है जल्दी से। आपका जो ये पेन होता है ये रेडिएट्स होता है आपके लोअर बैक में, है ना, आपका लोअर बैक एक भी होता है इसकी वजह से, और आपके थाइज की तरफ भी ये पेन आपका रेडिएट होता है, वहां पर भी आपको दर्द होता है। कुछ फीमेल में इसके साथ साथ क्या होता है कि उनको नोजिया फील होता है, कुछ लोगों में वोमिटिंग भी हो जाती है, कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं, लूज स्टूल होने लगता है, सर दर्द इसकी वजह से काफी ज्यादा होता है और डिजीनेस होने लगता है। तो ये कुछ कॉमन इसके सिम्टम्स हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको डिस्मेनोरिया है। तो डिस्मेनोरिया में जो पहले हमने बताए थे वो तो कॉमन सिम्टम्स हैं कि पेन होता है, डल पेन होता है, पेन होता रहता है, और फिर इसी तरीके से पेन जो है कैसा होता है ना, इसी तरीके से पेन कब होता है, कब कब ज्यादा होता है और कब सबसाइड होने लगता है, ये सारी चीजें तो बहुत कॉमन है, डिस्मेनोरिया में होती हैं। लेकिन लेस कॉमन जो है वो लास्ट में हमने आपको बताया कि कुछ लोगों में क्या होता है कि नोजिया जैसी कंडीशन भी होती है, उनको जो है लूज मोशन भी होने लगते हैं, उनको उनको हेडेक भी होने लगता है और डिजीनेस होता है। तो ये लेस कॉमन है, बट बहुत सारे पेशेंट में इस तरह की कंप्लेंट भी पाई जाती है। कॉजेज की अगर हम बात करें कि देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, अगर इस तरह की कोई परेशानी आपको होती है तो आपको डॉक्टर साहब से मिलना कब चाहिए। देखिए अगर आपको आपका जो डेली रूटीन है, आपका जो वर्क है, इसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है, तब आपको चाहिए कि डॉक्टर साहब से आप मिलें। इतना ज्यादा पेन आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि एवरी मंथ आप एक हफ्ते तक जो है पेन बर्दाश्त कर रही हैं, ये नामुनासिब है। तो अगर आपको पेन जो है एवरी मंथ हो रहा है तो आपको मिलना चाहिए डॉक्टर साहब से। दूसरा ये कि ये जो कंडीशन है आपकी और ज्यादा खराब होती जा रही है। पिछले महीने दर्द आपको स्टार्ट हुआ था एक दिन पहले, अब अगले अगले 2 महीनों से क्या हो रहा है कि 2 दिन पहले से ही दर्द स्टार्ट हो रहा है और दर्द भी काफी ज्यादा होने लगा है। फिर उसके अगले महीने से क्या होगा, 3 दिन पहले से दर्द स्टार्ट हो गया आपका। तो ये कंडीशन अगर आपकी बढ़ती जा रही है तो फिर आपको डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है कि आपको ऐसी सूरत में डॉक्टर साहब से जरूर मिलना चाहिए। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में ही आपको ये दर्द होने लगा है तब भी आपको डॉक्टर साहब से जरूर मिल लेना चाहिए, और पॉसिबल जो इसके ट्रीटमेंट हो वो आपको ले लेने चाहिए। कॉजेज की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज एंडोमेट्रियोसिस। इन सब चीजों के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके कॉजेज में हम सिर्फ नेम लेते जाएंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारे नाम के साथ इन चीजों को सर्च कर लीजिए, बहुत आसानी से वो वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी फीमेल में है तो उसमें जो है डिस्मेनोरिया होने के चांसेस होते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर किसी शख्स में है तो उसकी वजह से भी उनके अंदर डिस्मेनोरिया की शिकायत हो सकती है। पीआईडी अगर है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज किसी शख्स में अगर डेवलप हो गई है ना, इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर डिस्मेनोरिया हो सकता है। सर्वाइकल स्टेनोसिस, है ना, नैरोइंग हो जाती है सर्विक्स की, ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स की नैरोइंग अगर हो गई है, उसका मुंह बिल्कुल पतला हो गया है, छोटा हो गया है, बिल्कुल बंद होने के कगार पे, तो ऐसी सूरत में भी उन लोगों में डिस्मेनोरिया होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से आपको पता है पीसीओडी और पीसीओएस इसकी वजह से होता ही है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये समझ लीजिए कि जो पेशेंट बहुत एजेड हो जाती हैं, मोर देन 30 अगर हो गई हैं, तो उन लोगों में इस तरह के चांसेस होते हैं। दूसरा ये कि बहुत ही अर्ली अगर प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, 11 साल या 11 साल से पहले ही मेंसेस अगर स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे लोगों में भी क्या होता है कि डिस्मेनोरिया की शिकायत होती है। हैवी ब्लीडिंग अगर किसी शख्स में होती है, फाइब्रॉइड्स हैं या फिर कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो उसकी वजह से अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आप लोगों में डिस्मेनोरिया की शिकायत होती है। या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग होती है वो इरेगुलर होती है, तो एक दिन हुई फिर नहीं हुई, फिर हुई फिर नहीं हुई, फिर थोड़ी सी हुई, स्पॉटिंग हुई, फिर से बंद हो गई। इस तरह की जो कंडीशन है इरेगुलर ब्लीडिंग की, तो उन लोगों में भी डिस्मेनोरिया होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है डिस्मेनोरिया की, उन लोगों में भी डिस्मेनोरिया होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी बड़ी बहन, उनकी माँ, उनकी जो है दादी, है ना, या फिर नानी, इस तरह के जो ऊपर के लोग हैं उनमें अगर डिस्मेनोरिया की हिस्ट्री है तो फिर उन लोगों में भी ऐसे पेशेंट की जो है डिस्मेनोरिया होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग जो करती हैं, जो लड़कियां स्मोकिंग करती हैं ना, उन लोगों में भी डिस्मेनोरिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हमने आपको बता दिए हैं
कि किन लोगों में होने के चांसेस होते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि डिस्मेनोरिया बेसिकली क्या होता है, इसको हम किन नामों से जानते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि डिस्मेनोरिया है आपको, है ना, इसके कॉजेस क्या हैं वो हमने बता दिए, रिस्क फैक्टर आपको बता दिए। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो डिस्मेनोरिया के अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्मेनोरिया है तो इस डिस्मेनोरिया की वजह से आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में देखने को नहीं मिलते हैं। बट जो कॉज है डिस्मेनोरिया का, जो सबब है, उस सबब की वजह से आपकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एंडोमेट्रियोसिस है आपको तो इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, फर्टिलिटी से रिलेटेड आपके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरीके से अगर पीआईडी है तो फिर आपका जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें स्कार्स हो सकते हैं, है ना, वो डैमेज हो सकती है पीआईडी की वजह से। तो इस तरह पीसीओडी पीसीओएस है तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको पता ही है। तो ये जो कॉजेज हैं, इन कॉजेज की वजह से किसी शख्स में ये परेशानी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बट ये जो आपको दर्द और एक होता है इसकी वजह से जनरली कोई कॉम्प्लिकेशंस किसी शख्स में नहीं होते हैं। आपको करना क्या चाहिए अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, अगर आपके अंदर डिस्मेनोरिया हो गया है, अगर ये सारे कॉजेस पाए जा रहे हैं, आप काफी परेशान हो चुके हैं, जनरली इनका कोई इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होता है, लोगों में रिपीटेडली ये चीजें होती हैं, थोड़े दिनों तक आराम हो भी जाता है लेकिन फिर से ये होने लगता है। तो ऐसी सूरत में मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये रहेगी कि आप इनका ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तलाश कीजिए। इनका ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल होता है, बहुत ही आसानी से ये चीज़ें क्योर हो जाती हैं और आपका पीरियड भी नॉर्मल हो जाता है और ये हर महीने की जो परेशानी होती है इससे आप अपने आप को बचा सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको इसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं आपको, आप जो है काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं कंसीव होने के लिए बट नहीं हो पा रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। बट आप कोशिश ये करिए कि आप जो है अच्छे डॉक्टर से मिलिए, अच्छे फिजिशियन से इसके बारे में कंसल्ट करिए, जिनको यूनानी की अच्छी नॉलेज है आप उनसे कंसल्ट करिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप हासिल करिए। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और आपके यहाँ बेबी भी कंसीव हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आप लोगों ने जाना होगा कि डिस्मेनोरिया क्या होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।